हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्मेकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 1। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बात बता दूं मैं कि मैं ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला नहीं था, मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जो टेलीग्राम पे हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे भी देखा, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, सर बार बार कमेंट किया कि सर फार्मेकोथेरापेटिक पढ़ाइए। तो अब मैं मजबूर हो गया कि मैं इसको पढ़ाऊँ। हालांकि मैं इसको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए कि 5-5 सब्जेक्ट अकेले पढ़ाना मेरे लिए आसान काम नहीं है। क्योंकि एक काम नहीं रहता, बहुत सारे काम होते हैं कि मतलब पहले नोट्स बनाइए, फिर उसको टाइप खुद मैं करता हूँ, टाइप करना रहता है, फिर उसको वीडियोस बनाना रहता है, फिर वीडियो को एडिट वगैरह भी करना रहता है, फिर उसके बाद उसको अपलोड करना, टाइटल, टैग, थंबनेल, ये सारी चीज़ें, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं। खैर, बच्चों की ये डिमांड थी बार बार, मुझे ऐसा लगा कि मतलब उस बच्चों का मतलब बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान है कि उनको ऐसे इजी नोट्स मिल नहीं पा रहे हैं। हालांकि और बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि वो बच्चे बार बार मुझसे फार्मेकोथेरापेटिक के नोट्स के लिए कह रहे थे। तो मैंने फिर कहा चलो पढ़ा ही देता हूँ, थोड़ी सी मैं कम सो लूँगा 1-2 घंटे। और पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है इसमें चैप्टर नंबर 1 में। तो सबसे पहले आपको फार्मेकोथेरापेटिक का डेफिनेशन, यहाँ तक जो है ये डेफिनेशन है, ये सिलेबस है आपका, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 का सिलेबस है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर फार्मेकोथेरापेटिक का स्कोप पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, और रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन पढ़ना है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पढ़ना है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट पढ़ना है, और आपको पढ़ना है इसमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ठीक। ये इतनी चीज़ें आपको क्या है इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि क्या होता है फार्मेकोथेरापेटिक। तो आप एक मोटा सा इसका खाका बिठा लीजिए दिमाग में, उसके बाद फिर आप ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। तो जो ये सब्जेक्ट आपका फार्मेकोथेरापेटिक, इसमें आप ख़ास तौर से पढ़ेंगे डिसीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में, कि बीमारियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या प्रोसेस होते हैं बीमारियों के डेवलप होने के, और फिर उन बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, उनकी एटियोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें क्या है पढ़ेंगे कि उन बीमारियों को, बीमारियां कैसे हुई, फिर उनको कैसे ठीक किया जाए, कौन सी दवाएं इसमें दी जाएंगी और कौन कौन सी दवाएं दी जा सकती हैं। अब आप सोचेंगे कि फार्माकोलॉजी, उसमें भी दवा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा, फार्माकोलॉजी में और फार्मेकोथेरापेटिक में। फार्माकोलॉजी में आप पढ़ते हैं ज़्यादा ध्यान से दवाओं के बारे में कि ये दवा है तो ये दवा का क्या, ये दवा खाने के बाद हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, कितना डोज लिया जाएगा, ये दवा जो है इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, इसको दिन में 1 बार लेंगे कि 2 बार लेंगे। तो दवाओं से रिलेटेड जो बात है, किस दवा के साथ इसका रिएक्शन होता है, किसके साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है, किस दवा के साथ इस दवा को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये समझ में आ रही बात है। तो दवाओं से रिलेटेड इसमें जिसको हम ये कह सकते हैं कि हम फार्माकोलॉजी में हमारा जो होता है सेंटर ऑफ फोकस जो होता है वो ड्रग होता है, और फार्मेकोथेरापेटिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो बीमारी है, ये बीमारी कैसे हुई, इस बीमारी की वजह से दूसरी और कौन सी बीमारी हो सकती है, ये बीमारी किस बीमारी की वजह से हुई, क्या रीजंस रहे, क्या कमी हुई, क्या दिक्कतें हुई कि ये बीमारी हुई, इसको फिर कैसे ठीक किया जाए, और फिर इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। फार्मेकोथेरापेटिक में सेंटर ऑफ फोकस डिसीज़ होता है, और फार्माकोलॉजी में सेंटर ऑफ फोकस क्या होता है, ड्रग होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिसीज़, देयर कॉजेज, अबाउट डिसीज़, यहाँ पे आप कॉमा लगा लीजिए, और क्या है, देयर कॉजेज एंड प्रोसेस ऑफ कॉजेज डेवलपमेंट, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ड्रग एंड चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। क्या है इसका इंट्रोडक्शन कि ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या है बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, फिर उनके कॉजेज़ यानी ये बीमारियां क्यों हुई उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर वो जो कॉजेज़ हैं, जो सबब हैं बीमारी होने के, जो रीज़न हैं, वो किस तरीके से डेवलप हुए, क्या उनका प्रोसेस था, यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे ये बीमारी क्या है डेवलप हुई, फिर अगर कोई बीमारी है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, फिर उसको कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अब 2 तरीके से बीमारियों को ठीक करने का तरीका हो सकता है, एक होता है फार्माकोलॉजिकल यानी कि दवाओं के ज़रिए से, और दूसरा होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी दवाओं के ज़रिए से नहीं बल्कि अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस ला के, तो वही इसमें आप क्या है, ये है इसका चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जिसमें पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, फार्मेकोथेरापेटिक, इसका इंट्रोडक्शन है।
और इसमें एक बात, अगर आप और इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि जो फार्मेकोथेरापेटिक है 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, आप पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा थेरेपी जिसका मतलब होता है सिस्टम टू अप्लाई। तो इसका क्या मतलब हो गया कि फार्मेकोथेरापेटिक का मतलब कि दवा को अप्लाई करने का सिस्टम या तरीका। ठीक, अब ये फार्मेकोथेरापेटिक और फार्माकोलॉजी में क्या फ़र्क है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक, आप इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अब ये कि दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है स्कोप ऑफ फार्मेकोथेरापेटिक, यानी फार्मेकोथेरापेटिक का स्कोप क्या है। तो इसके 2-3 हैं, लेकिन चूँकि ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये टॉपिक्स जो पास करने के लिए सिलेबस में डाले जाते हैं। याद रखिएगा ये बात। पहला जो चैप्टर होता है उसमें ऐसे टॉपिक्स डाले जाते हैं जो मतलब अक्सर पूछे जाते हैं। वो क्या होता है, किस लिए होते हैं, वो पास कराने के लिए होते हैं स्टूडेंट को। ये चूँकि ये जो टॉपिक्स होते हैं थोड़ा ईजी होते हैं ये। तो सबसे पहला क्या है इसका स्कोप, तो ये है कि अ पर्सन हैज़ नॉलेज अबाउट फार्मेकोथेरापेटिक कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ ट्रीटमेंट। कह रहे हैं कि वो आदमी जिसको इसके बारे में नॉलेज है, यानी जिसने ये पढ़ाई कर रखी है, वो ट्रीटमेंट के फील्ड में काम कर सकता है, यानी क्लिनिक बना सकता है, मेडिकल स्टोर पर रहकर लोगों को क्या कर ट्रीट कर सकता है। ठीक, दूसरा क्या है, ए पर्सन जो इसके पास में ये नॉलेज है कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी। ठीक है, जिसके पास में फार्मेकोथेरापेटिक का नॉलेज है तो वो क्या है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के अंदर भी काम कर सकता है, यानी जहाँ पे बीमारियों को जांच किया जाता है। हो सकता है थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत इसको पड़ेगी। ठीक, तीसरा क्या है, इसका नॉलेज जिसको पास में है, तो ये जो फार्मेकोथेरापेटिक है इसका नॉलेज जो है ये आदमी को एक फाउंडेशन लेवल प्रोवाइड करता है। बीमारियों के बारे में एडवांस लेवल में वो क्या है, वो जाके एडवांस लेवल पे भी स्टडी कर सकता है बीमारियों के बारे में, और फिर उनके क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीज़न है, बीमारियां कैसे होती हैं, नहीं होती हैं, नई नई रिसर्च वो क्या है कर सकता है। और क्या है, जिसके पास में इसका नॉलेज है तो वो क्या कैन प्रिवेंट हिमसेल्फ, यहाँ पे एंड लगा लीजिए, क्या है ये, हिमसेल्फ एंड अदर फ्रॉम बीइंग सिक। ये कह रहे हैं कि जिसके पास ये नॉलेज है तो वो खुद को भी क्या है बीमार होने से बचा सकता है और दूसरों को भी क्या है बीमार होने से बचा सकता है बाय गेटिंग चेंजेस इन लाइफ स्टाइल एंड डाइट। अपने लाइफ स्टाइल के अंदर और अपने खाने के अंदर चेंजेस ला के, लाइफ स्टाइल मतलब ये कि सुबह में 10 बजे तक सो रहा है और रात में क्या है 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक जग रहा है, मोबाइल लेके देख रहा है, तो ये लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बस बैठा रह रहा है, सुस्त है एकदम, तो ये लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। लाइफ स्टाइल में और भी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है और क्या है शराब पी रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है अच्छी नहीं है। तो लाइफ स्टाइल में चेंजिंग ला के और क्या है अपने डाइट में जो खाना खा रहा है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहा है, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खा रहा है, बहुत ज़्यादा फैट यूज़ कर रहा है जो मतलब हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब ये मत पूछिएगा कौन सा फैट अच्छा कौन सा नहीं, इसलिए कि मैं इसको बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और क्या है द पर्सन हैज़ नॉलेज ऑफ फार्मेकोथेरापेटिक कैन मेक ए कम्युनिटी हेल्दी। और जिसके पास इसका नॉलेज है वो एक कम्युनिटी को पूरे बल्कि एक कंट्री को क्या हेल्दी बना सकता है अगर वो कोशिश करे, मेहनत करे। और क्या है द पर्सन हैज़ नॉलेज ऑफ फार्मेकोथेरापेटिक कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। जिसके पास इसका नॉलेज है वो क्या एपिडेमियोलॉजी के फील्ड में भी काम कर सकता है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी एक ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बीमारी हुई तो उसमें आप पूरी तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये बीमारी क्यों हुई, क्या रीज़न थे। अब फिर जब ये बीमारी हुई तो ये कम्युनिकेबल थी कि नॉन कम्युनिकेबल थी, फिर इसके की वजह से कितने लोग अफेक्टेड हुए, ये बीमारी जब होती है तो कितने दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, यानी कि कब तक इसके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, फिर जब बीमारी होती है तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं, ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, कितने लोगों को हुई थी, फिर किस दवा की वजह से बीमारी ठीक हुई। तो पूरा समझ लीजिए किसी बीमारी का बायोडाटा जो होता है उसको पढ़ना वो होता है रिसर्च करना, उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक, और क्या है जिसके पास में ये नॉलेज है वो कहाँ काम कर सकता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, दवाओं के बारे में रिसर्च करना डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें भी काम कर सकता है। चूँकि बीमारियों को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि बीमारी क्या क्या कॉज या क्या क्या रीजंस है बीमारियों के, तो उसके हिसाब से फिर ये दवा भी क्या कर सकता है बना सकता है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अब अगला जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स और फार्मेकोथेरापेटिक। इसके एक ही 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन चूँकि टॉपिक है तो उसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए कुछ उसमें मतलब मिर्च मसाला लगा के आगे पीछे से जुमलों को जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या है टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल मेडिकल ट्रीटमेंट। इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मेकोथेरापेटिक का कि आदमी को इकोनॉमिकल मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब प्रोवाइड किया जा सके। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब दवाओं के ज़रिए से इलाज करना,
और इकोनॉमिकल मतलब जो इकोनॉमिकल हो, यानी जो सस्ता हो, हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता हो। ठीक, इसका क्या मतलब है कि आदमी को सस्ता इलाज प्रोवाइड किया जा सके। दूसरा क्या, टू प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड ड्रग थेरेपी, यानी आदमी को ऐसी नहीं कि कुछ भी मतलब दवा दे रहा है जो मन में आ रहा नहीं, बल्कि ऐसी दवा जो रिसर्च बेस्ड हो, यानी कि उस दवा के ऊपर रिसर्च हो चुका हो कि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, कितना ये दवा सेफ है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक, और क्या, टू प्रोमोट रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग, और रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग को क्या किया जाए, प्रोमोट करना भी इसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग क्या होता है आगे यहाँ पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, चौथा क्या है, टू यूज़ एडवांस रिसर्च फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और इसका एक मतलब एक फ़ायदा ये भी है कि आदमी जब ये जो काम करे थेरापेटिक, तो वो एडवांस रिसर्च, यानी जो मतलब बहुत ऊंची लेवल की जो रिसर्च हैं उनको यूज़ करके क्या करे, दवा ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बनाए। तो ये भी एक इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड बेस्ट क्वालिटी ड्रग, और इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, एक मकसद ये भी है कि इफेक्टिव और बेस्ट क्वालिटी की ड्रग क्या है, प्रोवाइड की जाए, दवा दी जाए लोगों को इलाज के लिए। ठीक, और एक आप अपनी तरफ से एक और बढ़ा सकते हैं कि इसके ज़रिए से ये भी मतलब इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे लोग मतलब तैयार किए जाएं, ऐसे स्किलफुल लोग तैयार किए जाएं जो ट्रीटमेंट के लिए क्या हों, कैपेबल हों, एबल हों। ठीक, आप ऐसे और भी अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं इसमें। अब रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन क्या होता है, रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, RUM शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स टू प्रोवाइड राइट ड्रग टू ए पेशेंट इन अप्रोप्रिएट डोज फॉर एन अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड विच इज़ सुटेबल फॉर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट एट लोवेस्ट कॉस्ट। ठीक, ये कई सारे टॉपिक्स हैं ना जो ऐसे हैं जो मतलब एक जैसे से मिलते जुलते हैं। आपने उसमें भी पढ़ा होगा, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में और हॉस्पिटल फार्मेसी में भी आपने हॉस्पिटल फार्मेसी में भी पढ़ा होगा, एक जैसे टॉपिक्स आते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना। कोई सा भी अगर आपको याद आ जा रहा है, मान लीजिए आपने ये पढ़ा ये था लेकिन इसके बारे में पूछ रहा है तो ये वाला डाल दीजिए, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, एक जैसे मिलते जुलते हैं ये। ठीक तो क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इट मीन्स टू प्रोवाइड राइट ड्रग ए पेशेंट, यानी कोई आदमी कोई बीमार है तो उसको सही दवा, यानी ये नहीं कि गलत दवा जो उसके लिए मुनासिब नहीं थी वो दे दी जाए, तो ये क्या है, रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग में नहीं आएगा। तो सही दवा सही पेशेंट को दिया जाए, और वो दवा भी क्या हो, एप्रोप्रिएट डोज में, यानी कि उसको चाहिए तो 30 mg दे रहा है 50 mg, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और कितने देर के बाद वो दवा देनी है और कितने दिनों तक देनी है, ये भी उसमें क्या हो, तय होना चाहिए। और क्या, और वो दवा ऐसी होनी चाहिए जो उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए क्या हो, सुइटेबल हो। समझ में आ रही बात, यानी ऐसा होता है कि बहुत सारी दवाएं होती हैं जो अलग अलग बीमारियों में काम आ सकती हैं, लेकिन एक दवा ऐसी है जो स्पेशली उसी बीमारी के लिए है, जो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, तो उसको यूज़ किया जाए। ठीक, और क्या है, और ये जो भी चीज़ें हैं ये लोवेस्ट कॉस्ट पे अगर अवेलेबल हो सकती हैं तो उसको यूज़ किया जाए। मान लीजिए कि एक ही जैसी 4 दवाएं हैं एक ही बीमारी को ठीक करने के लिए, उनमें एक दवा जो सस्ती भी है और इफेक्टिव भी है तो उसको यूज़ किया जाए, ना कि दूसरी दवा। मान लीजिए कोई MR आ रहा है आपके पास और कह रहा है कि मेरी ये दवा यूज़ करिए, हालांकि वो महंगी है, तो आप ये कह रहे हैं कि रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग का प्रयोग करना है, यानी दवा जो इफेक्टिव भी हो और क्या है वो उस कॉस्ट भी कम हो, कम खर्चे वाली हो, तो वो दवा आपको क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, अब एक टॉपिक है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, EBM। ठीक, इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स टू यूज़ द बेस्ट अवेलेबल साइंस बेस्ड रिसर्च फॉर ट्रीटमेंट। अब देखिए टॉपिक मिलता जुलता तकरीबन, तो इसका क्या मतलब है, एविडेंस बेस्ड, आप इसके मतलब टॉपिक से भी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी अभी मतलब बेस्ट रिसर्च मौजूद है, मान लीजिए बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, फिर उसमें रिसर्च मान लीजिए एक रिसर्च किया गया लेकिन कुछ दिनों के बाद ये रिसर्च होकर बात सामने आई कि ये वाला जो रिसर्च था वो गलत था, ये सही बात है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी मतलब सबसे बेस्ट रिसर्च है, और वो रिसर्च ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी ने कह दिया हो, बल्कि वो साइंस बेस्ड हो, यानी उस पर पूरे ही एक्सपेरिमेंट करके वो रिसर्च पेश किया गया हो। तो कह रहे हैं कि जो सबसे बेस्ट रिसर्च है उसको यूज़ किया जाए ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्निक्स एंड रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। और किसके हेल्प से करना है, तो एपिडेमियोलॉजी मैंने बताया अभी कि बीमारियों को पूरा मतलब बायोडाटा निकाला जाता है। ठीक, तो एपिडेमियोलॉजी को सामने रखते हुए ऐसे ही जो मतलब टेक्निक्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो उनका सहारा लिया जाए।
ठीक। और क्या है, और जो बीमार है उसका रिस्क और बेनिफिट एनालिसिस को भी सामने रखा जाए कि ये वाली दवा इसके लिए कितना ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद हो सकती है, कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, और हो सकता है कोई दवा इसके मुकाबले में जो कम रिस्की है। तो ये सारी चीज़ों को क्या एनालाइज करके फिर ट्रीटमेंट करना, तो ये होता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उनमें से है कि बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, ठीक है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि जो भी बहुत सारे रिसर्च हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट एविडेंस है, जो सबसे बेस्ट रिसर्च है उसको यूज़ करना। और क्या, क्लिनिकल नॉलेज एंड स्किल। अगर आदमी कोई एविडेंस बेस्ड मतलब इलाज करना चाहता है, ट्रीटमेंट करना चाहता है, तो एक तो ये कि उसके पास ये एविडेंस बेस्ट अवेलेबल एविडेंस और रिसर्च उसके पास होना चाहिए, उसको उस पर नज़र होनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। दूसरे ये कि क्लिनिकल नॉलेज भी होना चाहिए उसके पास, यानी कि सिर्फ रिसर्च पढ़ ली उसने और प्रैक्टिस नहीं किया कोई, मान लीजिए बहुत सारी किताबें पढ़नी, कभी इंजेक्शन लगाने को सीखा ही नहीं, समझ में आ रही बात कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि क्लिनिकल नॉलेज भी उसके पास होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और उसको क्या पेशेंट नीड को भी सामने रखा जाए, तब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आदमी क्या है दे सकता है। अब स्टेप क्या है इसके, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन EBM के स्टेप्स क्या हैं, यानी क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले टू आस्क क्लिनिकल क्वेश्चन, यानी कोई पेशेंट आ रहा है तो उसे क्लिनिकल क्वेश्चन करना है। क्लिनिकल क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे कि आपको ये बीमारी कब से हुई, कितने दिनों से आपको ये बीमारी है, समझ में आ रही बात, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या आपने कोई दवा खाई नहीं खाई, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं क्लिनिकल क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले पूछा जाए। फिर उसके बाद टू फाइंड बेस्ट एविडेंस, फिर अब कोई बीमारी है तो उसके लिए सबसे अच्छी रिसर्च क्या है, सबसे अच्छी दवा कौन सी होती है, कौन सी दवा इफेक्टिव होती है, तो आप उसको पहले उसको फिर सामने रखेंगे। फिर इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस, अब मान लीजिए कई सारे रिसर्च हैं तो उनमें से आपको इवेल्युएशन करना है। इवेल्युएशन मतलब चेक करना है, रीचेक करना है कि ये कितनी कहाँ तक ये इफेक्टिव है, वैलिड है कि नहीं है, ये यूज़फुल है कि नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या है एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस, फिर उस एविडेंस को, उस रिसर्च को क्या करना है अप्लाई करना है, यानी वो दवा देनी है उस एविडेंस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है इवेल्युएशन, एवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट। असेसमेंट ऑफ रिजल्ट मतलब कि वो आपने दवा दे दी, फिर ये भी आपको नहीं कि अब चाहे मरीज ये कुछ भी नहीं, बल्कि आपको अब ये भी देखना है कि उस दवा का क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या वो दवा इफेक्टिव है, फ़ायदेमंद है कि नहीं है, क्या कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, ताकि दूसरे को आप वो दवा न दे सकें। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, EBM में। अब एक टॉपिक है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाऊंगा लास्ट में, 8-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर दिए हैं और बहुत उससे बच्चों को फ़ायदा हुआ, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी उससे, तो वो तो मैं करूँगा अगर टाइम बचा तो। लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होता है, तो इट इज़ ए लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दैट सेटिस्फाई यानी कंप्लीट दी बेसिक हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का मतलब समझिए आप ऐसे ही, मतलब अपनी देसी भाषा में, कि आपका अगर कोई क्लिनिक है या कोई मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पे कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो बेसिक नीड की होती हैं, यानी जिनकी ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है और कभी भी पड़ सकती है, तो इतनी दवाएं तो आप रखनी चाहिए ही। मान लीजिए दवाएं तो मतलब लाखों में है तो आप सारी दवाएं अपने यहाँ पे रख नहीं सकते, लेकिन जो एसेंशियल है, जो बहुत ज़रूरी हैं, वो रखना चाहिए। तो वो कौन सी दवाएँ हैं, वो हर सरकार अपना एक लिस्ट बना देती है कि ये एसेंशियल है, ये तो मतलब होना चाहिए आपके पास में। वो लिस्ट मैं देने वाला हूँ आपको भी, तो वही होती है क्या, एसेंशियल लिस्ट, ठीक। तो इट इज़ ए लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दैट सेटिस्फाई द बेसिक हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि मतलब किसी पॉपुलेशन के हेल्थ केयर नीड को सेटिस्फाई कर सके, कंप्लीट कर सके, तो उस लिस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एसेंशियल लिस्ट बोलते हैं। यानी खाली लिस्ट नहीं होती बल्कि ये समझ लीजिए दवाओं की लिस्ट है ये, ठीक। अब क्या है सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो अभी किस तरीके से, मतलब मान लीजिए कि दवाएं तो लाखों हैं, तो किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, यानी एक ही बीमारी के लिए ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाएं होती हैं, बहुत सारे मान लीजिए एंटीबायोटिक, अब बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, तो किसको यूज़ किया जाए, यानी किसको मतलब इसमें इस लिस्ट में डाला जाए एसेंशियल लिस्ट में, तो उसी के ये क्या है कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात ध्यान में रखी जाएगी, दिस सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस एंड दी सेफ्टी ऑफ ड्रग शुड बी अवेलेबल ऑन द ड्रग। ये कह रहे हैं कि जो भी ये दवा हम लोग मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो उसके बारे में जो टोटल नॉलेज है वो होना चाहिए, यानी इतना नॉलेज उसके बारे में दिया जाना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर है, फिजिशियन हो, सफिशिएंट हो उसके लिए, उससे वो सेटिस्फाई हो जाए।
अब क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, तो कम उसके बारे में, कितना इफेक्टिव है वो, उसका कितना सेफ़ है वो, मतलब ये कि कोई उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो उसके सेफ्टी के बारे में, और इस टाइप की और भी जो इन्फॉर्मेशन है, कितना उसका स्टेबिलिटी है, इस टाइप की जो मतलब इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो ड्रग के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी क्या चीज़ है, द ड्रग शुड बी स्टेबल इन स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड। ये कह रहे हैं कि वो दवा ऐसी हो कि अगर हम उसको अपने मेडिकल स्टोर में या कहीं पे भी लाके अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसको, तो वो क्या है, लंबे समय तक क्या है, स्टेबल रह सके, ख़राब ना हो। तीसरी क्या है, दी ड्रग शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और वो दवा क्या है, बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए। पता चला कि आपने लिस्ट में एक दवा तो डाल दी, लेकिन अब वो दवा पीछे से आ ही नहीं रही है, वो दवा बन ही नहीं रही है, या बहुत तो थोड़ी सी थी वो ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो दवा क्या सफिशिएंट क्वांटिटी में मतलब बनना चाहिए, होना चाहिए, ताकि आप उसको मंगा सकें। चौथा क्या है, इट शुड बी बेस्ड अमंग 2 और मोर सिमिलर ड्रग इन कंपेरिजन ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी, कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस। ये कह रहे हैं कि ये जो दवा है ये बेस्ट होना चाहिए। दो, मान लीजिए कि कोई दवाएं ऐसी हैं कि एक ही बीमारी को ठीक करने के लिए 2 दवाएं हैं, या बहुत सारी दवाएं हैं जो एक ही बीमारी को ठीक करने के लिए हैं, तो उनमें से सबसे जो बेस्ट है उसको हम लेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी, खास तौर से उसकी सेफ्टी, कितनी सेफ़ है वो, फिर उसकी क्वालिटी और उसका कॉस्ट और क्या इफेक्टिवनेस, इन सब चीज़ों को देखते हुए 8-10 दवाओं में से एक दवा को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इसका मतलब है। और क्या है, पांचवा, दे शुड बी सिंगल कंपाउंड, और वो जो दवा है वो सिंगल कंपाउंड होना चाहिए। कि मान लीजिए कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बुखार को ठीक करने के लिए उसमें 3-4 चीज़ें इंग्रेडिएंट मिला के बनाई जा रही है वो, और एक दवा ऐसी है जो सिंगल इंग्रेडिएंट है, तो इस वाली दवा को हम लोग लेंगे जिसमें सिंगल कंपाउंड है। अब क्या है एसेंशियल लिस्ट है वो देख लीजिए आप। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो इंडिया की एसेंशियल लिस्ट है मेडिसिन की, उसमें 39 मेडिसिन है। कितनी? 39 यानी 39 मेडिसिन है। और ये कब इसको बनाया गया? 2021 के अंदर। अभी जो चल रहा है 2021 के अंदर, अभी जो लिस्ट है वो कब बनाई गई? 2021 के अंदर बनाई गई। इससे पहले 2015 के अंदर ये लिस्ट बनाई गई थी, उसमें से कुछ दवाओं को हटा के कुछ नई दवाएं इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। वो आपको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि 2021 के अंदर इसको क्या है तैयार किया गया था। इसके अंदर कितनी है? 39 दवाएं हैं। अब इसमें जो दवाएं हैं वो कैसी आप देख सकते हैं, जैसे कि कुछ टीबी को ठीक करने के लिए एंटी कैंसर हैं, ठीक है, ऐसे ही एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीकोगुलेंट यानी खून न जमे उसको ठीक करने के लिए। तो इस तरह की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें मुश्किल होगा, एक आध होगा तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आप पूरी दवाओं को बताएं तो अलग अलग तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 37, 38 और 39 तीनों एक साथ में ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं। अब ये हाँ एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि हिपैटिक्स जो दवाएं होती हैं, यानी जो हमारा जो लीवर होता है उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो दवाएं दी जाती है उसको हिपैटिक्स बोलती हैं। ऐसे एंटी रिट्रोवायरल यानी वायरस को ठीक करने के लिए एक होती है जो एंटीवायरल होती हैं, वो एंटी रिट्रोवायरल भी आती हैं, ठीक है, यानी वायरस को ठीक करने के लिए होती हैं। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। क्या है? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, इसको STGS कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा आप। ये कुछ मतलब टूल्स हैं, कुछ क्या है समझ लीजिए, कुछ फार्मूले बना के लिखे जाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक छोटा सा मतलब फार्मासिस्ट बन के आया हूँ, मैं मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ और छोटा सा क्लिनिक भी खोल रखा है मैंने। अब मुझे बहुत सारे तहकीकात नहीं है, मुझे बहुत सारे रिसर्च नहीं है, बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बीमारियों को ठीक करने के लिए मैं दवा किस हिसाब से दूँ, उसके लिए एक समझ लीजिए उसके गाइड बना दी जाती है। गाइड आती है ना, गाइड टाइप की, कि इस बीमारी में आपको क्या ये दवा इतनी देनी है, ये सिम्टम्स, मान लीजिए बीमारी है, ये उसके सिम्टम्स हैं, आपको उसमें ये दवा देनी है, कितना देना है, कितना डोज में देना है। तो इस तरीके से एक बुक बना दी जाती है, वही क्या होता है? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ठीक। अब वो चाहे आपके पास में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो, यानी आपके पास PDF के फॉर्म में हो, या आपके पास हार्ड कॉपी हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होता है, अब देख लेते हैं क्या है। STG is a tool that helps and guide prescriber, doctors, pharmacists, dispensers and other health care staff। ये कह रहे हैं कि जो STG है एक टूल है। ये क्या है? एक टूल है। समझ लीजिए ये क्या, एक बुक है। ये क्या है? एक बुक होती है जो क्या हेल्प करती है और गाइड करती है किसी प्रिस्क्राइबर को। यानी समझ लीजिए प्रिस्क्राइबर में कौन कौन आ सकता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, या डिस्पेंसर हो गए,
यानी वो लोग जो दवा लिख रहे हैं या किसी को दवा दे रहे हैं तो उनको हेल्प करने के लिए और गाइड करने के लिए एक टूल बनाया जाता है, एक समझ लीजिए किताब होती है। किसके लिए? जो मतलब दवा प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो दवा लिख रहा है या किसी को दवा दे रहा है, उसके लिए ये एक टूल होता है, एक किताब होती है जो उसको बताती है कि आपको किस बीमारी में कौन सी दवा देनी है। हाँ, एक चीज़ है कि ये उन डॉक्टर्स के लिए होती है या उन फार्मासिस्ट के लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है? जिसमें मतलब छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जिसमें ऑपरेशन वगैरह ना हो, सर्जरी ना हो, तो उनको गाइड करने के लिए ये बुक होती है। ठीक है, ये मतलब है हु प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर। ये डॉक्टर्स के लिए, प्रिस्क्राइबर के लिए है। अब ये STG क्यों बनाई जाती है? तो वो यहाँ से है, टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड क्वालिटी ऑफ केयर एट गुड कॉस्ट। ये STG क्यों बनाई जाती है? तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अवेलेबल कराने के लिए, ताकि लोगों को जो दवा मिले वो एविडेंस बेस्ड मिले। ठीक है, क्योंकि वो इसको जो लोग बनाते हैं वो हाई लेवल के मतलब होते हैं, डॉक्टर्स, बड़े जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो इसको तैयार करते हैं। तो उनकी रिसर्च और उनका एक्सपीरियंस बहुत ऊपर लेवल का होता है। ठीक, तो उसका क्या मकसद है ये करने का? ताकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रोवाइड किया जा सके और क्वालिटी ऑफ केयर दिया जा सके। इसका मतलब ये कि जो पेशेंट है उसकी देख रेख अच्छे से की जा सके एट गुड कॉस्ट, और कॉस्ट भी क्या है, बहुत ज़्यादा ना हो, बल्कि एक मुनासिब कॉस्ट में, मुनासिब खर्चे में हो सके। अब क्या है की फीचर्स ऑफ STG डेवलपमेंट, यानी अगर कोई STG बना रहा है, STG आप समझ चुके हैं। ठीक है, STGS यानी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस अगर कोई बना रहा है तो उसको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। यानी कि उसको इतनी हार्ड लैंग्वेज में, मान लीजिए मैं एक बना रहा हूँ, मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ और कई सारे लोग मिलके एक STG बना रहे हैं, एक छोटा सा पम्फलेट या छोटी सी एक बुकलेट बना रहे हैं, उसमें गाइड देंगे कि किसी छोटे फार्मासिस्ट को या छोटे डॉक्टर्स को कि आपको ये दवा देनी है। अब इतनी हार्ड लैंग्वेज लिख दे कि वो जो छोटे डॉक्टर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं वो समझ ही ना पाएँ, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो यही कुछ गाइडलाइंस हैं उनके लिए जो इसको डेवलप कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सिंपलिसिटी, यानी जो बना रहे हैं तो वो सिंपल हो, यानी कि ऐसा बना दिया कि उसको आदमी उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। पता चल रहा है कि कोई दवा, कोई मतलब बीमारी यहाँ पे लिख दी और उस दवा के, उस बीमारी के इलाज के लिए आपने 5वें पेज पे लिख दिया, अब वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है। या वो दवा लिख दिया, कितना डोज में लेना वो आपने मेंशन नहीं किया, वो सबसे लास्ट में एक लिस्ट बना दी वहाँ पे। तो इस तरीके से मतलब उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो आसान होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब इसका। द नंबर ऑफ कॉमनली ऑब्जर्व डिसीज आर लिमिटेड, ये कह रहे हैं कि जो बीमारियां हैं जो कॉमन आमतौर से लोगों को होती रहती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, तो इसी को सामने रखते हैं, सो ईच डिसीज शुड बी रिटर्न विद ए फ्यू सैलिएंट फीचर्स। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी बीमारी आप उसमें मेंशन कर रहे हैं तो उसके कुछ खास फीचर्स, कुछ सिम्टम्स उसमें ज़रूर दे दीजिए, जिससे आदमी उस बीमारी को क्या है, पहचान सके। ठीक, विद क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और इस बीमारी के बारे में बहुत क्लियर तरीके से आप क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसको आप फार्माकोलॉजिकल कैसे ठीक करेंगे, यानी दवा देके कैसे ठीक करेंगे, और नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी अपने डाइट में चेंजिंग ला के, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग ला के कैसे आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए। दूसरा क्या है, क्रेडिबिलिटी। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसको आप आसान करने की कोशिश ना करिएगा, इसलिए कि आप ये कहीं पे भी जब ये आप सर्च करेंगे, चाहे गूगल पे, यूट्यूब पे या किसी बुक में, तो ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। क्योंकि ये मतलब जैसे कि बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए WHO हो गया, तो वो लोग ये सेट करते हैं, तो इसलिए जो टर्म्स होते हैं ना उनको आप याद करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप उसमें कुछ भी लिखते रहिए, चलेगा, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये जो टर्म्स हैं, इसको आप यूज़ करिए ज़रूर। ठीक, अब क्या क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, दी STGS गाइडलाइंस शुड बी डेवलप्ड बाय मोस्ट जूनियर एंड एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियंस इन द कंट्री। ये कह रहे हैं कि जो तैयार किया जाए वो जो आपकी कंट्री के अंदर जो बड़े बड़े लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके ज़रिए से क्या है, बनाया जाए ये। ठीक, तीसरा क्या है, सेम स्टैंडर्ड फॉर ऑल लेवल्स। अब ये कि मान लीजिए ये लोग बना रहे हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो सारे लेवल्स के लिए सेम होना चाहिए। क्या मतलब है, द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट डायग्नोसिस एंड कंडीशन। ये कह रहे हैं कि किसी भी कोई बीमार है तो उसको जो हम लोग दवा देंगे तो हमारी पहली चॉइस ये नहीं चाहिए कि हम ये देखें कि ये पेशेंट का जो डायग्नोसिस है, यानी जो मान लीजिए उसका कोई चेकअप हुआ है और फिर उसकी जो कंडीशन है उसको देख के हमको दवा देनी है, ये सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है,
अब उससे बाद दूसरी बात क्या कह रहे हैं, इफ़ ए पेशेंट अटेंड्स ए प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल हॉस्पिटल विद सेम कॉमन कंडीशन, तो अगर वो कहीं मान लीजिए जो बीमार है वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जा रहा है, फिर किसी तीसरे हॉस्पिटल में जा रहा है और ऊंचे लेवल पे हॉस्पिटल में जा रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर उसकी कंडीशन सेम है, अगर उसकी कंडीशन क्या है, बीमारी जो कंडीशन थी वो सेम है, तो दवा उसकी क्या है, सेम हो सकती है। यानी जो फर्स्ट लेवल में जो दवा चलाई जा रही थी, मान लीजिए कैंसर की दवा जो चलाई जा रही थी और वो दवा जो क्या है वो अच्छी दवा है और जो STG है उसके हिसाब से वो ठीक दवा है, तो ये कह रहे हैं कि उसको दवा सेम चलाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो ऊंचे लेवल पे चला गया तो वो दवा उसकी बदल दी जाए। ठीक, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, मेडिसिन सप्लाई शुड बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, और ये कह रहे हैं कि ऐसी दवाओं के बारे में उसके बाद मेंशन किया जाना चाहिए जो स्टैंडर्ड लेवल की हो, ऐसी मतलब दवा ना हो कि जो अनस्टैंडर्ड हो, और जो दवा कर रहा है, जो इलाज कर रहा है वो स्टैंडर्ड लेवल की दवाएं मंगाए। मान लीजिए कोई फार्मूला लिखा गया है, अब उसी फार्मूले को मान लीजिए पैरासीटामोल ही है, अब उसको 50 कंपनियां बना रही हैं, तो कह रहे हैं कि जो दवा मंगा रहा है वो अच्छी लेवल की स्टैंडर्ड लेवल की दवा मंगाए, ये नहीं कि एकदम घटिया किस्म की दवा मंगा लिया, कह रहा है ये भी तो पैरासीटामोल ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या, रेगुलर अपडेटिंग, जो STG है वो नहीं कि एक बार बना दिया और बाबा आदम के ज़माने का उसी को चलाया जा रहा है मतलब बहुत दिनों तक, तो ऐसा नहीं कह रहे कि अगर कोई नई रिसर्च आ गई और पता चला कि ये वाली जो दवा है, ये एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादा अच्छा है इस बीमारी के लिए, तो उसको हटा के दूसरी दवा उसमें क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। तो ये इसका मतलब, यानी ये नहीं कि एक बार आपने वो कोई पम्फलेट छपवा दिया या कोई बुकलेट बनवा दिया तो हमेशा उसी को चला रहा, नहीं कह रहे, उसको रिवाइज करते रहिए। अगर कोई नया रिसर्च आ रहा है, कोई नई तहकीक आ रही है और अच्छी दवा आ गई, तो पुरानी वाली दवा जो मतलब जो उसके मुकाबले में मतलब डिग्रेडेड है, उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको हटा दीजिए, दूसरी को उसके जगह पे रख दीजिए। छठी बात क्या है कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी जो आप वो पम्फलेट या जो भी STG बना रहे हैं उसका साइज़, उसका शेप ऐसा होना चाहिए कि आदमी उसको अच्छे से यूज़ कर सके, आसानी से यूज़ कर सके, और वो छोटा भी हो, जैसे कि मान लीजिए पॉकेट साइज़ को हो, या इतना छोटा हो कि उसको आदमी अपने साथ कैरी कर सके, यानी कि पता चला इतना बड़ा आपने बना दिया उसको 4 फीट का, ना उसको बैग में रख सकता है कोई, ना जेब में रख सकता है, ना साथ में ले जा सकता है, मान लीजिए कहीं आ रहा है जा रहा है कोई, तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी उसको क्या है आसानी से कैरी कर सके, जब ज़रूरत पड़े उसको क्या है यूज़ कर सके, तो ये इसका मतलब है यूज़र फ्रेंडली। तो ये चैप्टर नंबर 1 क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। हाँ, आपसे एक शिकवा ज़रूर है कि आपके इतने रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कम से कम नहीं कुछ तो आप थैंक यू बोल दीजिए, गुड लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, इससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है। इससे क्या होता है, हमारा इससे थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है, थोड़ी एनर्जी मिलती है। तो वीडियो को लाइक करिए और कुछ कमेंट भी करिए, अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आ रहा है कमेंट करिए, और फिर क्या अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं एक बात आपको बताऊँ, अभी मैं दूसरे चैप्टर की PDF बना रहा था, तो एक टॉपिक था उसमें, उसको मैंने कम से कम सिर्फ उसको 2-3 लाइन लिखने के लिए मैंने 3 से 4 घंटा पूरा रिसर्च किया है। एक टॉपिक को सिर्फ 2 लाइन लिखने के लिए मैंने 1-1.5 घंटे की वीडियोस देखी हैं। एक बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, एक डॉक्टर नजीब सर हैं, डॉक्टर नजीब इंग्लिश में पढ़ाते हैं। कोई भी आपको मतलब HAP से रिलेटेड कोई चीज़ें देखनी हो तो बहुत अच्छे से, बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, वो इंग्लैंड में या अमेरिका में कहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसको आप देखिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं किसी भी चीज़ को, आप उसको देखिएगा। मैं एक आध वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।